जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। तो दोस्तों, आगे वीडियो देखिएगा। यदि पसंद आएगा तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए होना तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, किसी प्रकार से देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, राहुल शानकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से यदि आप चुनेंगे ए वाला, यही सही है, यानी इन्होंने सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है। तो इनकी तो बात क्लियर हो गई। बाकी भी तीन हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी किसी के द्वारा हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए पहले बी विकल्प को, अब्दुल रहमान। दोस्तों, इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि माना। सी विकल्प पर हैं स्वयंभू। तो स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और डी विकल्प पर हैं शालिभद्र सूरी। तो इन्हें डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को कौन सी उपाधि दी? जैसा कि हम जानते हैं कि आप सभी को इसके बारे में मालूम है, लेकिन हम इतना ही नहीं बताने वाले, बल्कि उद्देश्य था कुछ और भी प्रश्नों को साथ में बताने का। तो जैसा कि आपने यहाँ पर डी विकल्प चुना होगा, यानी तोता ए हिंद। इनसे संबंधित पॉइंट हैं दोस्तों। इन्हें यानी खुसरो जी को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनका पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो था, और वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन। तीसरा प्रश्न दिया गया है, वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली? तो यह भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आपने चुना होगा बी विकल्प, यानी पंडित राधाचरण गोस्वामी, तो बिल्कुल सही चुना है। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या है। तो यहाँ पर आप विकल्प को चुनिएगा और उसके बाद में हम इसके बारे में बताएंगे, यानी ये है क्या जो दिया गया है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो यदि आपने यहाँ पर ए विकल्प चुना होगा तो बिल्कुल सही चुना है, यानी इसमें 952 कवियों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, यह हिंदी साहित्य का इतिहास की पुस्तक है, और इसके लेखक जो भी हैं आगे वाले प्रश्न में बताएंगे। अगला दिया गया है, भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है, यह किसका कथन है? तो चलो इसके बारे में बताओ, आखिर ऐसा किसने कहा है? अगर आपको पहले इससे जो पहले प्रश्न आया था उसका कुछ पता है, उसके बारे में आप जानते हैं, तो इसका भी जवाब आसानी से दे सकेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपने यदि चुना होगा सी विकल्प, यानी डॉक्टर ग्रियर्सन, तो बिल्कुल सही चुना है। दोस्तों, इन्हीं की पुस्तक का नाम है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और अगर हम बात करें डॉक्टर ग्रियर्सन की, तो इनका पूरा नाम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। छठवां प्रश्न दिया गया है, सूफी साधकों में महिला संत हैं। तो आप बताइएगा यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। यदि आप गहन अध्ययन करते होंगे तो इसके बारे में आपको मालूम होगा। यहाँ पर अगर आपने चुन लिया होगा सी विकल्प, तो सही चुना है, यानी राबिया जो हैं ये सूफी साधकों में महिला संत हैं। सातवां प्रश्न दिया गया है, सूरदास का द्वितीय भ्रमर गीत कितने पदों का है? चलो इसके बारे में बताओ, आखिर द्वितीय भ्रमर गीत में कितने पद हैं? 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, अथवा केवल एक ही है? तो यहाँ पर डी विकल्प सही है, यानी इसमें केवल एक पद है। अगर हम सूरदास जी के भ्रमर गीतों की बात करें तो इन्होंने कुल 3 भ्रमर गीत लिखे हैं। जो पहला भ्रमर गीत है वो श्रीमद् भागवत का अनुवाद कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को लेनिन पुरस्कार किस काव्य कृति पर मिला? चलो इसके बारे में बताओ, इनको किस कृति पर लेनिन पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पर भी विकल्प सही है, यानी लोकायतन पर इन्हें लेनिन पुरस्कार दिया गया था। अगर लोकायतन की बात करें तो इसमें 7 अध्याय हैं, और अगर हम पंत जी के पुरस्कारों की बात करें तो इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और मेन पॉइंट, बड़ा पॉइंट है कि इन्हें चिदम्बरा नामक काव्य कृति पर 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 9वां प्रश्न देख लेते हैं, ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसकी पंक्ति है? तो इसके बारे में बताएं। इसके बारे में आपको पहले से मालूम होगा, हम जानते हैं, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। और दूसरी बात, इसके जो भी लेखक हैं उसको आप बार बार पढ़ते भी आए हैं। तो यहाँ पर आप चुन लिए होंगे ए विकल्प, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इन्होंने ही ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य बतलाया है। अगला प्रश्न दिया गया है, अधिकांश छंद विभाजित होते हैं। तो अधिकांश छंद किस में विभाजित होते हैं, इसके बारे में बताओ। यति में होते हैं, गति में होते हैं, चरणों में होते हैं, अथवा वर्णों में होते हैं? तो यहाँ पर आपने तो चुन लिया होगा सी वाला विकल्प, यानी अधिकतर छंद चरणों में विभाजित होते हैं। 11वां प्रश्न दिया गया है, सुहृत क्रीडति की संधि होगी। तो बीच में जैसा कि धन का भी चिन्ह लगा हुआ है, तो इसकी संधि क्या होगी आप बताइएगा, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। जो भी आप विकल्प चुनेंगे सही हो, उसके बाद में हम इसके बारे में बताएं। तो आपने भी विकल्प चुन लिया होगा सुहृत क्रीडति, यही सही भी है। तो यहाँ पर कैसे संधि हुई है, कौन सी संधि है, इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों इसमें चर्तु संधि है। चर्तु संधि जो कि व्यंजन संधि का एक भेद है, यह कहाँ कहाँ पे होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों हम सीधे से फार्मूला बताते हैं आपको कि जब किसी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण या सा 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 हा के बाद में किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आ जाए या सा 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 आ जाए, तो जो धन वाले चिन्ह से ठीक पहले पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण अपने ही वर्ग के पहले वर्ण बन जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर सुहृत क्रीडति था, तो द जिस लाइन का है उसका पहला वर्ण बन गया है, यानी ता बन गया है, वही हो गया सुहृत क्रीडति। दोस्तों इसको हमने बहुत सरल तरीके से बताया है। इसका लाइव वीडियो चैनल पर अपलोड है, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, उससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर देखने के बाद में इस संधि को आपको अच्छे से करना आ जाएगा। अगर इसके सूत्र की बात करें तो यहाँ पर इसका सूत्र है खरीचा। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली का उद्भव हुआ। तो खड़ी बोली का उद्भव किससे हुआ, किससे माना जाता है, इसके बारे में आपको विकल्प चुनना होगा कौन सा सही है। तो यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि आपने डी विकल्प चुना होगा, यानी सौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का उद्भव माना जाता है। 13वां प्रश्न दिया गया है, अल्प विराम का प्रयोग किसमें सही हुआ है। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं अलग अलग, इनमें से किस वाक्य में अल्प विराम का सही प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर भी विकल्प सही है, अच्छा अब कब मिलेंगे, तो यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद ने किसका संपादन नहीं किया। चलो इसके बारे में बताओ, इन्होंने किसका संपादन नहीं किया। यहाँ पर डी विकल्प सही है, यानी चांद का संपादन इन्होंने नहीं किया। अच्छा, अगर इन्होंने चांद का संपादन नहीं किया तो इन्होंने 4 का तो संपादन किया है। 4 बोले तो इनके 4 पत्र और पत्रिकाएं रही हैं जिनका इन्होंने संपादन किया। 3 का तो नाम आ गया यहाँ पे, माधुरी, मर्यादा, जागरण। एक और भी तो बाकी है, वह है हंस।
अच्छा, अब यहाँ पर डी विकल्प की बात आई थी, चांद का इन्होंने नहीं संपादन किया तो किसने किया है? दोस्तों, इसका संपादन महादेवी वर्मा ने किया है। और जिन लेखकों ने इसका संपादन किया है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है। यदि आप उसको भी जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यदि आपने देखा होगा तो मालूम भी होगा। आइए आज का 15वां और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि प्रसाद की किस कहानी में भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण हुआ है? तो यह तो वेरी इंपॉर्टेंट बनता है प्रश्न, क्योंकि प्रसाद की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं ही, जैसे कि प्रेमचंद के उपन्यास प्रसिद्ध हैं। तो प्रसिद्ध लोग जो होते हैं उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। तो यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि आपने ए विकल्प चुना होगा, यानी गुंडा एक ऐसी कहानी है प्रसाद जी की जिसमें भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण किया गया है। अच्छा, तो गुंडा की तो बात हो गई, लेकिन बाकी और भी विकल्प हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बी विकल्प पर ग्राम कहानी, तो यह दोस्तों प्रथम कहानी है जो कि 1911 में हिंदू में प्रकाशित हुई थी। किसकी कहानी है? प्रसाद जी की ही, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी कहानियाँ हैं सभी प्रसाद जी की दी गई हैं, तो यहाँ पर बार बार नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी दी गई है मधुलिका कहानी। यह लोक भावना से मंडित राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए व्यक्तिगत प्रेम को न्यौछावर करने वाली कहानी है। डी विकल्प पर आप देख रहे हैं संदेश, तो संदेश जो कहानी है यह दाम्पत्य प्रेम का उज्जवल रूप प्रस्तुत करने वाली कहानी है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो और अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन वीडियो की आपको समय समय पर मिलते रहे, क्योंकि ऐसे वीडियो हम निरंतर लाते रहते हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।